देखिए, बेडम साहब ने अपने गांव के लिए तो नया रास्ता बनवाया, लेकिन वो भी एक तरफ का ही बना पाए, दूसरी तरफ तो यूं का यूं पड़ा है। ईरान जो है हमारा सदा का मित्र रहा है, उसने हमेशा दोस्ती निभाई है, हमको सस्ता तेल देता था, उधार में तेल देता था, हमारे उन्होंने लगाए और आज भी वो ये मान रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हमारे समर्थन में है, चाहे पीएम समर्थन में नहीं हो। देखिए, डीग जिले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी पहुंचे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी, डीग जिले का आज आपका दौरा रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, डीग जिला हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया और काफी जो है यहाँ के लिए बजट हमने मंजूर किया, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में जितना बजट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। और अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेज हैं हमारे समय में हमने खोल दिए थे, लेकिन अभी उनकी कई बिल्डिंगों को पैसे भी हमने दे दिए, लेकिन इन लोगों ने उनको रोकने का काम किया है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी डीग भरतपुर के ही हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे वसुंधरा जी ने धौलपुर और झालावाड़ को चमकाने का काम किया हो, चाहे गहलोत साहब ने जोधपुर को चमकाने का काम किया हो, लेकिन हमारे भजनलाल जी जो है भरतपुर को अभी चमकाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो घोषणाएं की वही अभी पूरी नहीं हो पा रही है। मैं कई बार आपने देखा होगा विधानसभा में उदाहरण सबसे ज्यादा मैं भरतपुर के देता हूँ, क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो वहाँ वही काम नहीं हो रहे तो और प्रदेश में क्या हो सकते हैं। सांगानेर में वो जहाँ से चुनाव जीते हैं वही नहीं हो रहे तो दूसरी जगह क्या हो सकते हैं। कहने को तो 2 साल बनाम 5 साल की बात करते हैं, हकीकत ये है कि पेंशन भी समय पर नहीं मिलती लोगों को। जी, आज आप नगर विधानसभा में है डीग जिले के। यहाँ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम है, उसके गांव होते हुए आप आज खो में पहुंचे हैं। काफी दौरा आपने विधानसभा का किया है, रास्तों की क्या हालत है, क्या आपने देखा था? देखिए, बेडम साहब ने अपने गांव के लिए तो नया रास्ता बनवाया, लेकिन वो भी एक तरफ का ही बना पाए, दूसरी तरफ तो यूं का यूं पड़ा है। तो वो भी मैं समझता हूँ हर आदमी अपने गांव के लिए करना चाहिए, किया है उन्होंने, लेकिन वो भी आधा ही किया है, एक ही तरफ का कर पाए, पूरा वो भी नहीं कर पाए। जबकि बेडम को तो चारों तरफ से ऐसी सड़कें बननी चाहिए, गृह राज्य मंत्री हैं। पर मैंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री जी के तो खास हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में कोई पावर नहीं दे रखी उनको। पहले ऐसा गुर्जर समाज को ऐसा प्रतिनिधित्व मिला है, हमारे राज्य में कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम, राज्य मंत्री सारे थे, लेकिन इस राज्य के अंदर गुर्जर समुदाय को सिर्फ जो है राज्य मंत्री, और वो भी स्वतंत्र प्रभार नहीं। अगर स्वतंत्र प्रभार मिलता है तो भी एक समझ से ये रहता है कि भाई उस विभाग का मंत्री अपना पूरा निर्णय ले सकता है, एक प्रकार से कैबिनेट के बराबर सा ही काम हो जाता है। लेकिन अगर आपने स्वतंत्र प्रभार नहीं है तो फिर बस गाड़ी का और स्टाफ का ही अंतर है, बाकी एमएलए में और उनमें कोई अंतर नहीं है। एक सवाल है, जनता का भी है, और सरपंच का चुनाव सरकार नहीं करवा पा रही है, उसकी मनसा ही नहीं है, लेकिन अब स्थिति ये है कि लोग भी विरोध करने लगे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कब तक ये चुनाव होगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि जो चुनाव है वो 5 साल में होंगे। यहाँ आप पंचायती राज चुनाव की बात करो, जिला प्रमुख का चुनाव 2.25 साल से ऊपर हो गए, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, नहीं करा रहे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हम हारेंगे। इसी प्रकार से पंचायती राज और नगर निकाय 5 साल में होने चाहिए, नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम चुनाव हारेंगे। हार की डर की वजह से वन स्टेट वन इलेक्शन का नारा लेके आए, उसमें कहीं कामयाब होते नहीं दिख रहे। भाई आप कराइए ना, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, हाई कोर्ट फटकार लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, केंद्र सरकार ने 1900 करोड़ रुपए रोक दिए हैं, वो पंचायत जनता के ही तो पैसे थे। तो वो सारा चीजें जो हैं वो रुकी हुई हैं, और सरकार बहाने बना रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही, उनको कह रहा है कि आप रिपोर्ट मत देना। नहीं, आज सारे आंकड़े पूरे डिजिटल हैं, ऑनलाइन हैं, 1 मिनट में एक बटन दबाओ, आपको कौन से आंकड़े चाहिए सारे आ जाएंगे। एआई का जमाना है अब तो। खुद जो है प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई डिजिटल की शुरुआत करो, तो फिर डिजिटल कहाँ गया? आप, आपको टोटली तो करवाना है, वो भी मशीन करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर, एक सवाल है, गैस की क्या वाकई किल्लत है? कि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि ये अफवाह है और इन पर कार्रवाई होगी। देखिए, गैस की किल्लत इतनी भारी है कि आम जन को परेशानी हो रही। इन लोगों ने 60 रुपए किस नाम के बढ़ाए हैं सिलेंडर पे? कोई उनसे पूछे कि 60 रुपए आपने क्यों बढ़ाए हैं? गरीब लोगों पे आपने महंगाई की मार आपने टिका दी। उज्ज्वला तक का सिलेंडर भी आपने 60 रुपए महंगा कर दिया। हमारे समय में जब कांग्रेस का राज था, उस समय सिलेंडर 350-400 रुपए का मिलता था। आज सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंच गया। पब्लिक में के आंसू कोई पूछने वाला नहीं है।
और ये सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज गैस की बहुत भारी शॉर्टेज है, कमर्शियल सिलेंडर आपने बंद कर दी। आप अब भी आप कह रहे हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ 20% सप्लाई देंगे, कोई बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आज होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं, कई इंडस्ट्री बड़ी भी हैं जो केमिकल की हैं या आपके दवाइयाँ जो मेडिसिन की हैं या आपके कपड़े की है या धागा बनाने की है, ऐसी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके अंदर गैस लगती। तो आपने उनकी सप्लाई बंद कर दी, वो फैक्ट्री बंद होगी, वहाँ जो लोग मजदूरी कर रहे थे उनकी छुट्टी होगी। तो उल्टा आप बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हो। आप ये तो डीजल पेट्रोल के रेट भी बढ़ा देते अगर 4 राज्यों के अंदर चुनाव नहीं होते, 5 राज्यों के अंदर। तो ये सिर्फ जो है गुमराह कर रहे हैं। ईरान जो है हमारा सदा का मित्र रहा है, उसने हमेशा दोस्ती निभाई है, हमको सस्ता तेल देता था, उधार में तेल देता था। हमारे यहाँ के यूको बैंक के बचाने के लिए 50-60 हजार करोड़ रुपए उन्होंने लगाए और आज भी वो ये मान रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हमारे समर्थन में है, चाहे पीएम समर्थन में नहीं हो, और उन्होंने हमारी सप्लाई के लिए भी उन्होंने कहा है। लेकिन ये अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। अमेरिका कह रहा है कि 1 महीने के लिए रूस से तेल खरीद लो, मैं इजाजत देता हूं। आज अमेरिका से जो तेल लेके आते हैं वो कम से कम 10-15 गुना महंगा किराया पड़ता है, इंश्योरेंस उसका महंगा पड़ता है, उसका खर्चा ज्यादा बैठता है, रेट ज्यादा है और दादागिरी अलग झेलो। तो आप तो सरेंडर हो गए क्योंकि मोदी जी के एप्स्टीन की फाइल में नाम आ गया, ट्रंप ने धमका दिया और ये सरेंडर हो गए। यानी ये बताओ, पाकिस्तान से युद्ध हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का इलाज हमारे सैनिक कर रहे हैं, और जो है सीज फायर की घोषणा जो है वो ट्रंप साहब कर रहे हैं कि मैंने वो रुकवा दी। अब रुकवाओ ना, वो पता चले। ईरान ने जो किया है सबको पता है। और ये जिस प्रकार का सरेंडर जो है मोदी जी ने किया है, इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सरेंडर नहीं हुई। अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया था, और भी प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के। अमेरिका तो सदा से चाहता था कि भारत हमारे साथ रहे, सरेंडर करे, लेकिन सरेंडर नहीं किया। इन्होंने तो किसानों की जो फसल है उसको सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे। अब आगे से जो है अमेरिका की कपास आएगी, वहां का जो पशुओं का चारा आएगा वहां से, वो नॉनवेज वाला भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं पता वहां से क्या आएगा। मक्का है, ज्वार है, इन सब चीजों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ का किसान बेचारा पहले ही जो है 2 वक्त की रोटी के लिए इतना परेशान है। आप तो कह रहे थे किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, लेकिन आपने तो आधी भी नहीं छोड़ी। आज हालत क्या है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी फसल कमजोर होती है, आप पैसे नहीं देते। सरकार जो फसल बीमा का पैसा नहीं देती, और यहां तक कि अब की बार तो ये हुआ है, कांग्रेस का विधायक है तो फसल बीमा का ही पैसा मत दो, बीजेपी का एमएलए है तो चाहे खराबा भी कम हो तो पैसे दे दो। ये ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसमें हम इनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, क्या वाकई ही भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईरान का साथ देना चाहिए था? क्योंकि जो लीडर हैं ईरान के, उन्होंने तो बयान दिया है कि हमने जनता के लिए जहाज भेजे हैं। देखिए, ईरान उस समय से, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा समर्थन करता रहा है ईरान, और ईरान जब भी उसको मौका मिला है इंडिया का साथ दिया है। हमें जब तेल की जरूरत थी सस्ता तेल दिया है, उधार में तेल दिया है, हर प्रकार से हमारी मदद में रहा है। और अमेरिका हम हमेशा जो है पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है अमेरिका ने। अमेरिका आज भी, आप अमेरिका की खूब तरफदारी कर लो, लेकिन अमेरिका वो है जो हमेशा जिसने इसका साथ दिया उसी को खत्म करने का काम किया है। तो आज भी अब नाटो देशों को देखो कैसे धमकी दे रहा है। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सरेंडर हो गए, हकीकत ये है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।